Hello to all. Hanji, today we are going to do some important questions related to NEET of chemistry. If you want to crack NEET exam, come to us and join Education Hub MBA Institute. Our contact number is 9463079680. हाँ जी, तो हम वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके थ्रू करते हैं, हम वो क्वेश्चंस करवाते हैं जो मैक्सिमम चांसेस हैं पेपर में आने के. सो इफ़ यू वांट टू क्रैक द नीट एग्जाम, कम टू अस एंड ज्वाइन आवर ग्रुप. So our first question is, the tetrahalides of group 14 elements except that of carbon act as. जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा वो किस तरह का बिहेव करते हैं. वो स्ट्रॉन्ग लुइस बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या नन ऑफ अबव होते हैं. As we all know that except carbon all the other elements of group 14 has vacant d orbital. सभी में vacant d orbital है. That means they have tendency to accept a lone pair of electron. उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है. तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लुइस एसिड्स. सो इट्स आंसर इज लुइस एसिड्स, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अटोमिक मास ऑफ लेड इज 208 एंड द अटोमिक नंबर इज 82. द अटोमिक मास ऑफ विस्मथ इज 209 एंड द अटोमिक नंबर इज 83. द रेशो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज. हाँ जी, आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है लेड और विस्मथ का. आपने रेशो ऑफ न्यूट्रॉन टू रेशो ऑफ प्रोटॉन विद रेशो ऑफ प्रोटॉन निकालनी है. हाँ जी, कैसे निकालोगे? पहले ऑप्शन क्या है, हायर इन लेड, हायर इन विस्मथ, सेम इन बोथ ए एंड बी एंड कांट बी कैलकुलेटेड. टू इजी टू सॉल्व इट. You have given atomic mass of lead, that is 208, and you have given atomic number 82. What is the meaning of atomic number? Number of protons or number of electrons. That means if you have given the number of protons and mass number, you can easily calculate the number of neutrons. That is mass number minus number of protons. So 208 minus 82, that is the number of neutrons. ठीक है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. नेक्स्ट, atomic mass of bismuth is 209 and atomic number is 83. That means number of protons in bismuth is 83. Number of protons neutrons कितने हो गए, 209 minus 83. Calculate the ratio of neutron and protons and you will get higher in lead. जो lead की रेशो होगी वो ज़्यादा होगी as compared to bismuth. Next question. The half-life period of radioactive elements is 90 minutes. What percentage of radioactive element will be present after 6 hours of decomposition? कहते कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 90 मिनट्स है और उसके जब 6 आवर की डिके के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद वो कितना रह जाएगा, इनिशियल के कंपैरिजन में वो कितना रह जाएगा. हाँ जी, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस आर 25%, 6.25%, 50% या 12.5%. टू ईजी टू कैलकुलेट एज यू नो द फॉर्मूला. 90 minutes are given, that means 90 minutes means 360. Sorry, that is 6 hours are given. 6 hours means 6 into 60 minutes, that means 360 minutes are there. ठीक है, अगर 360 है मिनट्स हैं तो इन्होंने क्या बोला है कि 90 मिनट्स का डिके हुआ है, उसका हाफ लाइफ पीरियड है. दैट मीन्स 360 मिनट्स में कितनी लाइव्स होगी, 4. सो यू हैव फार्मूला n नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, दैट इज 2 रेज टू पावर 4 हो गया. तो 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू n नॉट, तो 1/2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 1/16 ऑफ n नॉट. तो कैलकुलेट करो इसको एंड यू विल गेट द आंसर 6.25%. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, द कॉमन मेटल दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. वो कौन सा मेटल है जो मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल निकालने के काम आता है? ऑप्शंस आर क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम. सो योर आंसर इज एल्यूमिनियम, because aluminium is highly reactive and it has a strong efficiency towards the oxygen.
आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, और जब उसके उसके ऊपर एक बार लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। ठीक है, सो एल्यूमिनियम हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई इट्स ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द alkali metals that can react directly with carbon to form ionic carbides। हाँ जी, तो ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट करके आयनिक कार्बाइड्स बनाता है? ऑप्शंस आर हीबियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो जो अल्कली मेटल्स है, अगर उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो हमें इजीली पता है कि जिसका साइज सबसे छोटा होता है वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। सो सबसे साइज छोटा किसका है? लिथियम का। तो लिथियम विल इजीली फॉर्म कार्बाइड्स। सो ऑप्शन इज आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर? इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा? 1 mole of NaCl, 1 mole of magnesium chloride, 1 mole of NH4 thrice PO4, 1 mole of NH4 SO4। हाँ जी, सो इट्स आंसर इज सी, 1 mole of NH4 thrice PO4। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अगर आपको याद हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। सो पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी इज़ अ कंसनट्रेशन। इसकी कंसनट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो कितने पार्टिकल्स में डिवाइड होएगा, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा पार्टिकल्स क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट इज़ वाई जो सी ऑप्शन है ये ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, दैट इज़ वाई योर आंसर इज सी। नेक्स्ट, the ratio of coefficient of HNO3 FeNO3 twice NH4NO3 is the following redox reaction। आपने क्या है, इसके कोफिशेंट्स की, इनके कोफिशेंट्स की रेशो निकालनी है। हाँ जी, रिएक्शन इज Fe प्लस HNO3 गिव्स यू FeNO3 ट्वाइस NH4NO3 प्लस वाटर। ईजी है, बैलेंस करो इस रिएक्शन को और यू विल गेट द आंसर। योर आंसर विल बी 10:4:1। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू बैलेंस दिस रिएक्शन यू विल गेट एग्जैक्टली दिस रेशो। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट क्या है, ये बताना है कि क्या है। यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, जो उनमें से नहीं है उसको कट कर दो, जो सही है उसको टिक कर दो। हाँ जी, हार्डर देन डायमंड, नो इट इज़ सॉफ्टर देन डायमंड, क्योंकि ये पेंसिल लिड बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन नो, बिकॉज जो ग्रेफाइट होता है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होता है ये, तो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सी ऑप्शन यूज एज लुब्रिकेंट, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। जो इसमें क्या है, लेयर्ड फॉर्म होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण इसको क्या है, एज अ लुब्रिकेंट हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, अगेन गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, the equilibrium constant K for the reaction 2HI gives you H2 plus I2 at room temperature is 2.85 and that of 698 Kelvin it is 1.4 into 10 raised to power minus 2। हाँ जी, you have given one reaction whose equilibrium constant is K और ये रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे अक्कर कर रही है। ठीक है, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.85 है और जो इतने टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है, मतलब इसमें जो रिएक्शन अक्कर कर रही है, हीट रिलीज हो रही है 1.4 है। दैट मीन्स इसके ऑप्शंस क्या है, ये रिएक्शन हमें क्या बताती है? HI इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड, HI इज वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, HI इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन H2 एंड I2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज HI इज रेजोनेटिक स्टेबलाइज्ड। हाँ जी, तो क्या बताती है ये रिएक्शन हमें? ये रिएक्शन हमें बताती है कि जो ये है, ये जो HI है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है H2 और I2 से। कैसे? जैसे ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक है तो जो प्रोडक्ट है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है, अगर ये एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट कि जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने के कारण ये फॉरवर्ड शिफ्ट होएगी। दैट मीन्स क्या है, जो HI है वो ईजिली डिसोसिएट कर जाएगा H2 और I2 में। दैट मीन्स जो HI इज़ लेस, रिलेटिवली लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू H2 एंड I2, बिकॉज इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो अ मेटल सोल्यूशन फॉर्म्स आर येलो प्रेसिपिटेट्स विद पोटाशियम क्रोमेट इन एसिडिक एसिड या वाइट प्रेसिपिटेट्स विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद द सोडियम क्लोराइड और आयोडीन। The white precipitate obtained when sodium carbonate is added to the metal salt solution will consist of। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा है कि जो एक मेटल सॉल्ट है वो येलो प्रेसिपिटेट्स बनाता है पोटाशियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और इन एसिटिक एसिड वाइट प्रेसिपिटेट्स विद डिल्यूट, हाँ जी, जब एसिटिक एसिड में होता है तो वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट गिव नो प्रेसिपिटेट्स विद सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड। ये इसके साथ सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं देता। द वाइट प्रेसिपिटेट्स obtained when the sodium carbonate is added to the metal salt solution will consist। जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं सोडियम कार्बोनेट ऐड करने पे मेटल सॉल्ट में, तो वो हमें उसमें क्या है? ऑप्शन ए इज़ लेड कार्बोनेट, ऑप्शन बी इज़ बेसिक लेड कार्बोनेट, सी इज़ बेरियम कार्बोनेट एंड डी इज़ स्टांशियम कार्बोनेट। सो इट्स आंसर इज़ सी, बेरियम कार्बोनेट। क्योंकि जो बाकी हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन है, आंसर है, वो है बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, द ऑक्साइड्स ऑफ विच इज़ एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ जी, द ऑक्साइड्स ऑफ विच इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ जी, जो इनमें से जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा है? तो क्या होता है, जैसे अगर आप ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज़ P4O10, सेकंड इज़ P2O5, थर्ड इज़ P4O6 एंड द लास्ट वन इज़ P2O3। अगर आपने रिएक्शंस की होंगी तो उस रिएक्शंस में आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस दोनों देखे होंगे, P4O10 भी देखा होगा और P2O5 भी देखा होगा। बट जो P2O5 है वो क्या करता है, ईजिली डाइमर फॉर्म कर लेता है ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी। ये क्या करेगा, डाइमर फॉर्म कर लेगा, तो ये क्या होगा, एनहाइड्राइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, P4O10, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, P4O10। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट accidentally splashes few drops of concentrated sulfuric acid on his cotton shirt. After a while, the splash part blackens and hole appears. This has happened because sulfuric acid। कहते एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉटन शर्ट पहनी हुई है उसने, उस जो सल्फ्यूरिक एसिड है थोड़ा सा उसकी कॉटन शर्ट पे गिर गया। उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि थोड़े टाइम के बाद जिस पार्ट पे वो गिरा था एसिड, वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया और उसमें होल क्रिएट हो गया। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ने उसके साथ क्या रिएक्शन किया वो आपने बताना है। हाँ जी, ऑप्शन ए इज़ डिहाइड्राइड द कॉटन विद बर्निंग। इसने क्या किया, डिहाइड्रेट कर दिया कहते। सेकंड इज़ कॉज द कॉटन टू रिएक्ट विद एयर। ये क्या करता है, मतलब कॉज द कॉटन, हाँ जी, इसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने कहते जो कॉटन है उसको एयर के साथ रिएक्ट करवा दिया। हीट अप्स द कॉटन, कॉटन को जला दिया। रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम द कॉटन, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से रिमूव कर दिए। हाँ जी, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो है डी, क्योंकि आपको पता है मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी कोरोजिव नेचर होती है, ठीक है। कोरोजिव नेचर का मतलब किसी भी चीज़ पे गिरता है तो उसको जला देता है। बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या करता है, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना। तो इसने ये किया कि इसमें क्या है, जो कॉटन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिमूव कर दिया। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। जो प्रोपाइन और प्रोपीन है उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? ए ऑप्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बी ऑप्शन बोरोन इन CCl4, सॉरी ब्रोमीन इन CCl4, नेक्स्ट dilute KMnO4 एंड द लास्ट वन इज़ AgNO3 इन अमोनिया। हाँ जी, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, दैट इज डी, AgNO3 इन अमोनिया, बिकॉज
जो रेस्ट ऑफ द थ्री हैं उनके साथ ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, प्रोपाइन भी करेगा और प्रोपीन भी करेगा, तो इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट जो AgNO3 इन अमोनिया है उसके साथ अकेला प्रोपाइन रिएक्ट करेगा, प्रोपीन रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इस मेथड को यूज़ करके इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन ऑन हीटिंग विद एल्कली सोल्यूशंस। इनमें से कौन है जो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा जब हम उसको एल्कली सोल्यूशन में हीट करेंगे? ऑप्शन CCl3CHO4, नेक्स्ट इज CH3 थ्राइस CCHO, नेक्स्ट इज HCHO, नेक्स्ट इज C6H5CHO। हाँ जी, तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें बेसिकली दीज आर ऑल एल्डिहाइड्स। तो हाँ जी, तो कैनिज़ारो रिएक्शन की बेसिक कंडीशन क्या होती है अक्कर करने की? जिस कैनिज़ारो रिएक्शन तभी अक्कर करता है अगर कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उसकी बेसिक रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होती है। तो आपने ये देखना है कि किन में, इन्होंने पूछा है कि किस में रिएक्शन नहीं होगा, तो आपने ये देखना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है। सो योर आंसर इज़ ए, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ वाई इट विल नॉट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनिल ग्रुप इज़। हाँ जी, कहते जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे इजीली हो जाएगा? हाँ जी, तो कैसे होगा? पहला आ गया आपके पास कार्बोनिल क्लोराइड बन गया, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा एस्टर है, चौथा एनहाइड्राइड है। तो अगर हम इसको देखेंगे पहले ऑप्शन को, इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज लविंग। जब ये इसके पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच है इसके साथ, इसके पास क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण जो ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल है जाके इजीली इस पे अटैक कर देगा, एंड दिस विल नॉट अकर इन द अदर केस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आउटसाइड outermost ऑर्बिटल्स लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m=0। हाँ जी, कहते कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें जो outermost ऑर्बिटल है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्वांटम नंबर m=0 होगा। ऑप्शंस आर सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा सोडियम, बिकॉज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में आया 3s1, सो L की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोडाइफर्स। हाँ जी, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज अ nucleides and its decay product after emission of an alpha particle. B, a nucleide and its decay product after emission is beta particle. C, a nucleide and its decay product after emission is gamma rays. And the D, spherical atoms having the same diameter. हाँ जी बेटा, इसके ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, क्योंकि दिस इज़ द डेफिनेशन। डाइफर्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, N-P पार्टिकल्स होते हैं और जिनमें क्या है, अल्फ़ा डीके अक्कर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ न्यूक्लियाइड एंड इट्स डीके प्रोडक्ट आफ्टर एमिशन ऑफ एन, जो डीके प्रोडक्ट होगा इसमें वो किसके कारण होता है, अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 5.85 grams of NaCl are dissolved in 90 grams of water, the mole fraction of NaCl is। हाँ जी, यू हैव गिवन 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl, उसको 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपने डिज़ोल्व कर दिया, तो आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का। ऑप्शंस क्या हैं, 0.1, 0.01, 0.2, 0.0196। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको ग्राम्स दिया हुआ है कि मेरे पास इतना NaCl है, इतना वाटर है। आपने सबसे पहले इनका इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 1.85 ग्राम्स का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, इट कम डिवाइड बाय इट्स मास,
तो उसका 90 का निकाल लो। तो उसके बेसिस पे अगर आप इसका ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सॉरी, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 5.85 अपॉन 58.5, एंड वाटर के आ जाएंगे 90/18। तो उसमें से मोल फ्रैक्शन निकाल दोगे आप एक्स मतलब XNaCl अपॉन mole fraction of number of moles of NaCl plus water. This is a formula, and put the values, you will get answer D 0.0196. Which sequence correctly describe the relative bond strength of oxygen molecules, superoxides, peroxide ions and unipositive oxygen molecules? हाँ जी, जो इनमें से कौन सा सीक्वेंस है, कहते जो प्रॉपर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्या कुछ दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सुपर ऑक्साइड आयन दिए हुए हैं, पेरोक्साइड आयन दिए हुए हैं, एंड यूनिपॉजिटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बॉन्ड लेंथ निकालना इट्स टू इजी इफ़ यू नो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी you arrange the electrons according to their atomic number, bonding and anti-bonding. So formula of calculating the bond strength is 1/2 number of electrons, bonding electrons minus anti-bonding. तो इनको कैलकुलेट करके जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ बी, जो O2 पॉजिटिव, फिर उस सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर उसके बाद O2, फिर उसके बाद O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद O2 2 नेगेटिव। सो आंसर इज़ बी। हाँ जी, तो